नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो आवाज हमारे मुंह से निकलती है, वो कागज पर एक निशान, एक प्रतीक कैसे बन जाती है? और कमाल की बात यह है कि उन्हीं छोटा-छोटे निशानों में हजारों साल का ज्ञान और न जाने कितनी कहानियां कैद हो जाती हैं। चलिए, आज इसी अद्भुत सफर को समझते हैं, ध्वनि से प्रतीक तक। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम रोज सोचते भी नहीं। ये जो हम बोल रहे हैं, ये भाषा है या बोली? सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब अरे वो बहुत ही दिलचस्प है। आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले समझेंगे कि भाई भाषा होती क्या है। फिर देखेंगे कि इसके रूप कितने अलग-अलग हैं। उसके बाद गोता लगाएंगे हिंदी की बोलियों की रंगीन दुनिया में। जानेंगे कि ये मानक भाषा क्या बला है। और आखिर में लिखने के तरीके यानी लिपि के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये भाषा है क्या चीज? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो भाषा बस एक जरिया है, एक टूल है, जिससे हमारे मन की बात, हमारे ख्याल दूसरों तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो धागा है जो हम सबको एक समाज के तौर पर आपस में जोड़ता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि भाषा क्या है, तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि ये हमारे सामने कितने अलग-अलग रूपों में आती है। मोटे तौर पे देखें तो भाषा के दो मुख्य रूप हैं। एक मौखिक, यानी जो हम बोलते हैं, जिसकी सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या आवाज, और दूसरा है लिखित। और जानते हैं, असली जादू यही होता है। जब ये ध्वनि वर्ण बनकर कागज पर उतरती है, तो वो बन जाती है लिखित भाषा, जो हमारे विचारों को अमर बना देती है। सोचिए, इसी की वजह से तो हम हजारों साल पुरानी बातें आज पढ़ पा रहे हैं। अच्छा, यहीं पर भाषा और बोली का जो फर्क है ना, वो साफ हो जाता है। देखिए, बोली एक छोटे सीमित इलाके में बोली जाती है। आमतौर पर उसमें कोई साहित्य मतलब कविताएं, कहानियां नहीं लिखी जाती। लेकिन जब उसी बोली में लोग लिखने लगते हैं, साहित्य रचने लगते हैं और उसका दायरा बढ़ने लगता है, तो वही बोली उपभाषा बन जाती है। ये किसी भी बोली के लिए एक बहुत बड़ा लेवल अप है, समझिए। चलिए, अब इस पूरी थ्योरी को असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। और इसके लिए हिंदी से बेहतर क्या हो सकता है, जो भारत की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है। जरा इस पर नजर डालिए। जिसे हम सब एक हिंदी कहकर जानते हैं, वो असल में इन 5 उपभाषाओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। पश्चिमी हिंदी में आपको ब्रजभाषा और खड़ी बोली मिलेगी, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, और बिहारी हिंदी में भोजपुरी और मैथिली जैसी कितनी मीठी बोलियां हैं। सच पूछिए तो यही विविधता ही तो हिंदी की असली पहचान और ताकत है। इन सभी बोलियों में से एक की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है, और वो है खड़ी बोली की। सोचिए, 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने इसका इस्तेमाल किया, पर सदियों तक ये सिर्फ बोलचाल की भाषा ही बनी रही। फिर आया 19वीं सदी का दौर, और एक बड़ा बदलाव हुआ। ये एक साहित्यिक भाषा बन गई, और आज जो हम मानक हिंदी बोलते और लिखते हैं, उसकी जड़ें इसी खड़ी बोली में हैं। तो हमने देखा कि कैसे कोई बोली धीरे धीरे विकसित होती है। पर भाषा का विकास हमेशा अपने आप नहीं होता। कभी-कभी उसे एक औपचारिक रूप दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड तय किया जाता है, खासकर जब बात पूरे देश और शासन की हो। चलिए, अब इस मानक भाषा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मानक भाषा, या जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, वो दरअसल भाषा का एक ऐसा रूप है जिसके व्याकरण के नियम तय होते हैं, जिसे पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो पढ़ाई लिखाई और सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होती है। ये भाषा को एक तरह से एक रूपता देती है। आपको पता है, जब भारत का संविधान बना, तो हमारे देश की भाषाई विविधता को पहचानते हुए 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया था। लेकिन भारत इतना विविध है कि ये 14 की संख्या भी कम पड़ने लगी। तो समय के साथ संविधान में संशोधन किए गए और कई और भाषाओं को इस लिस्ट में जोड़ा गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान देश की हर संस्कृति का कितना सम्मान करता है। और इन्हीं संशोधनों के बाद आज हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। और हाँ, एक तारीख है जो हम सबको याद रखनी चाहिए, 14 सितंबर 1949। ये वही ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा ने आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया था।
तो हमने ध्वनि की बात की, भाषा और बोली की बात की। अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो निशान, वो चिन्ह जो इन ध्वनियों को कागज पर जिंदा कर देते हैं। लिपि और कुछ नहीं, बस आवाज को आंखों से देखने का एक तरीका है। ये उन चिन्हों का एक सिस्टम है जिस पे हम सब सहमत हुए हैं ताकि जो बोला जा रहा है उसे लिखा जा सके। सीधी सी बात है, ये ध्वनि और प्रतीक के बीच का पुल है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हर भाषा को लिखने का अपना एक तरीका, अपनी एक लिपि होती है। हिंदी के लिए देवनागरी है, पंजाबी के लिए गुरुमुखी, अंग्रेजी के लिए रोमन। लेकिन एक और मजेदार बात है कि एक ही लिपि कई भाषाओं का घर हो सकती है। जैसे अपनी देवनागरी को ही ले लीजिए, इसमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी और नेपाली भी लिखी जाती हैं। लिपियों में एक और बड़ा फर्क होता है लिखने की दिशा का। हम लोग जैसे देवनागरी और रोमन में लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं लिखते हैं। वहीं फारसी लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती है, वो राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं लिखी जाती है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। आज भारत में हम जितनी भी लिपियां देखते हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, ये सब की सब, इन सब की जड़ें एक ही प्राचीन लिपि से जुड़ी हैं, और वो है ब्राह्मी लिपि। जरा सोचिए, कितना अद्भुत है कि लिखने के इतने अलग अलग तरीके असल में एक ही परिवार का हिस्सा हैं। ये हमारी साझी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। तो ये था हमारा सफर ध्वनि से प्रतीक तक। अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आपकी अपनी मातृभाषा, वो किस लिपि में लिखी जाती है? और क्या आप पता लगा सकते हैं कि उसकी जड़ें भी कहीं उसी महान ब्राह्मी लिपि से तो नहीं जुड़ी हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।